एवरीवन, कैसे हो सब। वेलकम ऑन टू द चैनल। चलिए फ्रेंड्स, सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 36। लेकिन सेक्शन 36 समझने से पहले मुझे एक बात बताइए कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी है? अगर देखी है तो उसमें आपको फिर याद होगा हमने इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की बात करी थी ना बात। हाँ जी, तो आप जानते हो ना कि एक इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के पास क्या क्या ही पावर्स होती हैं। वो सारी पावर्स ना कहते एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी यूज कर सकता है। यस, सेक्शन 36 अब हमें यही बताता है कि जो एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है ना, वो उसके डिस्ट्रिक्ट का मतलब वो अपने ही डिस्ट्रिक्ट में मतलब अपनी ही जुरिस्डिक्शन में माइंस से रिलेटेड, याद रखना फ्रेंड्स, वो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की पावर्स माइंस से रिलेटेड यूज कर सकता है। एंड वो उतनी पावर यूज कर सकता है जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्रिस्क्राइब करती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है और जो ये पिंकू मान लो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, ठीक है, और ये जो एक डिस्ट्रिक्ट है ना, ये पिंकू के अंडर आ रही है। ठीक, मान लो इसी डिस्ट्रिक्ट का ही पिंकू क्या है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है। अब क्या होता है, उस एरिया में उस डिस्ट्रिक्ट में एक माइन है फ्रेंड्स। क्या है? हाँ जी, एक माइन है। अब हो सकता है कि उस माइन में सेफ्टी के रिलेटेड कोई इशू हो, या हो सकता है कि उस माइन में रूल्स नहीं फॉलो हो रहे। अब ऐसे केस में क्या है, ये जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है ना, क्योंकि ये जो माइन है उसी की डिस्ट्रिक्ट के अंडर आती है, इसीलिए ये जो पिंकू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है यहाँ पर ये डायरेक्टली एक्शन ले सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर लेता है। तो क्या समझे आप इस सेक्शन में फ्रेंड्स? यस, ये सेक्शन हमें यही बता रहा है कि एक जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है ना, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जैसी पावर्स यूज कर सकता है, लेकिन ओनली एंड ओनली माइंस के केस में। बहुत सिंपल है ये सेक्शन। आई होप क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 37। फ्रेंड्स, सेक्शन 37 में ना हमने पता क्या समझना है, एस्टैब्लिशमेंट्स होती हैं। लेकिन उससे पहले मुझे बताओ, एस्टैब्लिशमेंट्स तो कई तरह की होती हैं। स्टार्टअप्स होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, कई तरह के एस्टैब्लिशमेंट्स होते हैं, है ना। अब यहाँ पर हम अपने सेक्शन में समझने के लिए एस्टैब्लिशमेंट का मतलब समझेंगे स्टार्टअप। क्या समझेंगे? स्टार्टअप। ठीक, अब मेरी बात सुनो, ये सेक्शन कहता क्या है? सेक्शन 37 यहाँ पे कहता है कि एस्टैब्लिशमेंट्स के इंस्पेक्शन के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, थर्ड पार्टीज मतलब जो एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, उनको कहते हैं कि आप लोग एस्टैब्लिशमेंट्स की क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। अब ये सेक्शन को अच्छे से समझने के लिए ना हम इसे फाइव स्टेप्स में डिवाइड करते हैं और फिर समझते हैं। मोटी मोटी बात आपको समझ में आ गई ना कि यहाँ पर गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स के इंस्पेक्शन की बात कर रही है। किससे करवा रही है इंस्पेक्शन? हाँ जी, एक्सपर्ट लोगों से। अब स्टेप नंबर 1। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में फ्रेंड्स, गवर्नमेंट क्या करेगी, एक स्कीम बनाएगी। क्या बनाएगी? हाँ जी, एक स्कीम बनाएगी। आप लोग भी तो एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले एक स्कीम बनाते हो ना अपनी, कि पहले कौन सा सब्जेक्ट कवर करना है, ठीक है, कैसे कितना सिलेबस कैसा पूरा डिवाइड सब करते हो कि नहीं करते हो, एक स्कीम बनाते हो ना पहले प्रॉपरली। हाँ, ऐसे ही यहाँ पर भी स्टेप 1 में गवर्नमेंट एक स्कीम बनाएगी। अब गवर्नमेंट किस चीज के रिलेटेड स्कीम बनाएगी? यहाँ पर गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी एक स्कीम में कि कौन से वाले एस्टैब्लिशमेंट्स, जैसे कि मैंने आपको भी बोला ही था कि एस्टैब्लिशमेंट्स का मतलब स्टार्टअप भी होते हैं, बहुत तरह के एस्टैब्लिशमेंट्स होते हैं, समझ गए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि कौन से एस्टैब्लिशमेंट, किस एस्टैब्लिशमेंट की इंस्पेक्शन एंड कौन से एक्सपर्ट लोग किस तरह के एक्सपर्ट लोग किस तरह के एस्टैब्लिशमेंट की इंस्पेक्शन करेगी। ये स्टेप 1 में सबसे पहले गवर्नमेंट एक स्कीम बनाती है। तो स्टेप 1 क्लियर हुआ? तो मेरे साथ बोलो, स्टेप 1 क्या है? गवर्नमेंट क्या करती है? स्कीम बनाती है। किस चीज के रिलेटेड? हाँ जी, कि कौन से किस तरह के एस्टैब्लिशमेंट की इंस्पेक्शन कौन से किस तरह के एक्सपर्ट्स करेंगे। स्टेप 1 समझ गए? चलो अब स्टेप 2 समझते हैं। सेकेंड स्टेप में अब क्या होगा, मान के चलो गवर्नमेंट ने सोच लिया कि इस तरह के एक्सपर्ट्स होंगे। अब क्या करेगी गवर्नमेंट, उन एक्सपर्ट्स का एक पैनल बना देगी। फ्रेंड्स, एक्सपर्ट्स बहुत तरह के हो सकते हैं। हो सकता है उसमें सेफ्टी इंजीनियर हो,
लेबर लॉ एक्सपर्ट्स हो, टेक्नीशियन स्पेशलिस्ट हो, तो इस तरह के कुछ एक्सपर्ट्स का एक पैनल बना देगी गवर्नमेंट। अब ये 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, जितने गवर्नमेंट को लगता है कि जरूरत है एक्सपर्ट्स की उतने हो सकते हैं। तो मुझे जल्दी से बता दो अब स्टेप 2 में क्या हुआ है। हाँ जी, एक्सपर्ट्स का एक प्रॉपर पैनल बन गया है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप वो कहता है रैंडम असाइनमेंट होगी। रैंडम असाइनमेंट बोले तो इसका मतलब ये है, अब एग्जांपल देखो, मान करके चलिए स्टेप 2 में गवर्नमेंट द्वारा पिंकू, चिंकू, टिंकू, मिंकू इन चारों को एक्सपर्ट बना दिया जाता है। मतलब ये लोग एक्सपर्ट्स हैं और गवर्नमेंट ने इनको सिलेक्ट कर लिया है कि आप लोग इंस्पेक्शन करोगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर पिंकू, टिंकू, चिंकू, मिंकू जो एस्टैब्लिशमेंट्स की इंस्पेक्शन करेंगे ना, वो रैंडमली सिलेक्शन होगा। रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा कि ओ पिंकू चलो तुम स्टार्टअप ए का करोगे इंस्पेक्शन, चिंकू चलो तुम स्टार्टअप सी का करोगे। इस तरह से रैंडमली सिलेक्शन होगा, रैंडमली असाइनमेंट होगी। तो ये भी बात समझ में आ गई आपको। थर्ड स्टेप में क्या, जल्दी से बता दो। यस, स्टेप नंबर 3 में रैंडम असाइनमेंट होती है। एक्सपर्ट्स को कोई भी एस्टैब्लिशमेंट दिया जा सकता है, किसी भी को, कि तुम ये वाला इंस्पेक्शन करोगे एस्टैब्लिशमेंट के और तुम ये वाले की करोगे। क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। अब होगी इंस्पेक्शन, अब होगी ऑडिट। मतलब कि अब जिस वाले भी एक्सपर्ट को जो वाला भी एस्टैब्लिशमेंट मिला है इंस्पेक्शन के लिए, वो गवर्नमेंट के रूल्स को ध्यान में रखते हुए ही, प्रॉपरली फॉलो करते हुए ही इंस्पेक्शन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पिंकू को स्टार्टअप ए की इंस्पेक्शन करने को मिली है। अब पिंकू क्या करेगा, जाकर के देखेगा कि इस कोड के रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं, यहाँ पे वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं, उनको प्रॉपर वेलफेयर फैसिलिटीज मिल रही है या नहीं, ये सब कुछ चीजों का वो क्या करेगा, इंस्पेक्शन करेगा अच्छे से। फोर्थ स्टेप क्लियर? चलो अब लास्ट स्टेप की बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, जब फोर्थ स्टेप के अकॉर्डिंगली पिंकू ने स्टार्टअप ए का प्रॉपर इंस्पेक्शन कर लिया, क्या पिंकू रिपोर्ट बनाएगा अब? बिल्कुल। तो स्टेप 5 में बताओ फिर क्या हो रहा है। हाँ जी, अब पिंकू ने जो भी इंस्पेक्शन करी है, मतलब कि एक्सपर्ट्स ने जो भी इंस्पेक्शन करी है, ये लोग इसके एक रिपोर्ट बनाएंगे। एंड रिपोर्ट बना करके वो जो इन्होंने रिपोर्ट बना दी है ना, कंपनी के ओनर कह लो या एम्प्लॉयर कह लो, उसको भी सबमिट करेंगे। एंड साथ ही साथ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को भी ये लोग अपनी रिपोर्ट क्या है भेजेंगे। सारे के सारे स्टेप्स क्लियर? तो इन सारे स्टेप्स के साथ आई होप आपको ये सेक्शन अच्छे से क्लियर हो गया। गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 38। ये सेक्शन थोड़ा लेंथी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, बट डोंट वरी, हम एग्जांपल्स के साथ अच्छे से समझेंगे। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इन ऑल 4 लेबर कोड्स का आपको 100 MCQs के PDF चाहिए, एक कंफ्यूजन दूर कर दूं कि हर एक न्यू लेबर कोड के अलग अलग 100 MCQ के PDFs हैं। तो अगर आप सारे के सारे मतलब ऑल 4 लेबर कोड्स के MCQs PDF खरीदते हो ना, तो आपको टोटल 400 MCQs मिल जाएंगे। एंड अगर आप ये MCQ PDFs परचेज करना चाहते हैं तो आप गिवन नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि सेक्शन 38 क्या कहता है। ये सेक्शन में ना फ्रेंड्स हम लोग फैक्ट्रीज के रिलेटेड भी, ठीक है, माइंस के रिलेटेड, डॉक कंस्ट्रक्शन, इन सब के रिलेटेड कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फैक्ट्री के रिलेटेड, फैक्ट्री के केस के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट बोलता है, अगर मान लीजिए फ्रेंड्स फैक्ट्री में कोई हादसा हो गया, मान लो गैस लीक कर गई या कुछ भी जिससे रिस्क है, इंजरी होने का या डेथ होने का रिस्क है, ऐसे केस में फिर जो इंस्पेक्टर होता है ना कहते, वो क्या कर सकता है, उस फैक्ट्री के या तो पार्शियली या फिर कंप्लीटली सारा का सारा काम क्या बंद करवा सकता है टेम्पररी, जब तक कि फिर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो जाती है। और वो कह सकता है कि सिर्फ और सिर्फ मिनिमम लोग ही अब इस फैक्ट्री में अलाउड है, जब तक कि ये जो भी पूरा पंगा पड़ गया है ना ये खत्म नहीं हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे पर मिनिमम लोगों को क्यों अलाउड कर दिया गया है? वो इसीलिए, एग्जाम्पल लेकर के चलो यार, अगर मान लो फैक्ट्री में गैस लीक कर रही है ना, अब जितने भी वर्कर्स हैं यहाँ पे इंस्पेक्टर बोल सकता है कि सबकी लाइफ को रिस्क है इस वक्त, है ना,
तो वो कह सकता है कि अभी के लिए फटाफट से काम बंद करो फैक्ट्री का और सारे वर्कर्स को बाहर निकालो। लेकिन मिनिमम लोग ही सिर्फ फैक्ट्री के अंदर होंगे इस दौरान। क्यों? क्योंकि वो मिनिमम लोग वो वाले पर्सन्स होंगे जिन्होंने उस चीज को रिपेयर करना है। अब कोई रिपेयर भी तो करेगा ना, तो जिन लोगों ने रिपेयर करना है, जिनका रिपेयरिंग के लिए वहां होना जरूरी है, इंस्पेक्टर बोल सकता है कि सिर्फ वही लोग यहाँ पर इस वक्त होंगे, बाकी सारे के सारे बाहर निकलिए। तो समझ गए, इंस्पेक्टर के पास यहाँ पे इतनी पावर है कि फैक्ट्री में कोई रिस्क आ गया है, डेंजर अराइज हो गया है, तो वो फैक्ट्री का काम पार्शियली भी बंद करवा सकता है या पूरा का पूरा कंप्लीटली भी बंद करवा सकता है। अब हम इसके क्लॉज बी की बात करते हैं। क्लॉज बी बात करते हैं फ्रेंड्स 3 डे रूल की। अब इसका क्या मतलब हुआ? क्लॉज ए में हमने देखा है ना कि जो इंस्पेक्टर होता है, अच्छा पिछले वीडियो में आप लोगों ने ये भी समझा है ना कि चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर ये दोनों अलग अलग हैं, है ना, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। अब आ जाओ वापिस इसी सेक्शन की और क्लॉज बी की बात करते हैं। क्लॉज बी में 3 डे वर्क रूल की बात करी गई है। इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए इंस्पेक्टर ने, जैसे कि हमने देखा क्लॉज ए में कि गैस लीक होने की वजह से उसने काम बंद करवा दिया और बोला कि सारे वर्कर्स बाहर निकलो, तो क्लॉज बी बोलता है कि इंस्पेक्टर ने ये जो ऑर्डर दिया था ना, ये सिर्फ 3 दिन के लिए ही वैलिड रहता है, सिर्फ और सिर्फ 3 डेज के लिए ही इंस्पेक्टर का ऑर्डर वैलिड रहता है। बट सोचो, अगर वो जो भी प्रॉब्लम अराइज हुई थी वो 3 डेज में मतलब खत्म ही ना हो, तो फिर ऐसे केस में अगर 3 डेज से ज्यादा काम बंद करने की जरूरत पड़ रही है सेफ्टी के लिए, फिर यहाँ पर वो 3 दिन जो एक्सटेंड करने हैं ना, वो पावर चीफ इंस्पेक्टर के पास है। तो इसमें कंफ्यूज तो नहीं हुए ना? ध्यान से समझना, क्लॉज बी को बड़े ध्यान से समझना। फ्रेंड्स, एक फैक्ट्री है, उसमें गैस लीक कर गई है मान लीजिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर क्लॉज ए के तहत इंस्पेक्टर ने बोला कि इस वक्त लोगों की लाइफ को डेंजर है, तो इसलिए काम बंद करिए। तो कहते यहाँ पर इंस्पेक्टर के पास जो भी उसने ये ऑर्डर दिया था, उसकी ऑर्डर की वैलिडिटी सिर्फ 3 डेज की है। इतना समझ गए? लेकिन मान लीजिए प्रॉब्लम वो जो भी थी वो 3 दिन में सॉल्व नहीं हुई, अभी भी वहां पे डेंजर बना हुआ है। अब हम चाहते हैं कि काम जो है वो 3 दिन से ज्यादा टाइम के लिए बंद हो, लेकिन इंस्पेक्टर का ऑर्डर तो सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए वैलिड है। तो ऐसे केस में अगर अभी भी 3 दिन से ज्यादा की जरूरत है उस काम को रोकने की, तो वो काम रोकने की फिर जो पावर है ना, वो चीफ इंस्पेक्टर के पास है। आई होप क्लॉज बी क्लियर। अब हम इसके क्लॉज सी को समझते हैं। अगर मान लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बोला कि इंस्पेक्टर ने बोला था कि काम बंद कर दीजिए, हो सकता है एम्प्लॉयर को लगता है कि ये जो इंस्पेक्टर ने ऑर्डर दिया ना काम बंद करने का, वो दरअसल गलत है यार, कि तो क्या काम बंद करने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा तो कोई डेंजर है भी नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है, एम्प्लॉयर को लग रहा है कि इंस्पेक्टर का दिया गया ऑर्डर गलत है। अब एम्प्लॉयर क्या कर सकता है? क्लॉज सी बोलता है कि ऐसे केस में जो एम्प्लॉयर है ना, वो हाई कोर्ट में इंस्पेक्टर के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकता है। क्लियर? अब बात करते हैं क्लॉज डी की। या डी से डर लग रहा है। किसको डर लग रहा है? वर्कर्स को। क्यों? हादसे की वजह से? अरे नहीं, वर्कर्स को हादसे से क्यों डर लगेगा? उनको तो जॉब से इस वक्त के लिए मतलब काम उनका तो रोक दिया गया, उन्हें तो कहा गया आप बाहर जाओ। फिर यार यहाँ पे वर्कर्स को क्यों डर लग रहा है? वर्कर्स को फ्रेंड्स एक्चुअली इस बात का डर लग रहा है कि इस वक्त तो काम बंद हो गया, हम तो काम कर ही नहीं रहे हैं। ओ माय गॉड, कहते हैं इसका मतलब हमें सैलरी नहीं मिलेगी, अब हमें वेजेस नहीं मिलेंगे, अब क्या होगा? तो इसीलिए क्लॉज डी कहता है अरे बी से डरो मत। तो वर्कर्स पूछते हैं क्यों? तो यहाँ पे वर्कर्स को बोला गया है कि अगर इंस्पेक्टर ने सेफ्टी के चक्कर में काम बंद करने को बोला है एंड काम रुक जाता है, तो ऐसे केस में काम रुकने के बावजूद भी वर्कर्स को उनकी जो भी वेजेस बनती हैं, जो भी उनका पैसा बनता है, वो मिलता ही मिलता है। या तो कहते हैं उनको उतने दिन का पैसा मिल जाएगा जितने दिन के लिए भी काम बंद हुआ, या फिर कोई और अल्टरनेटिव जॉब मिल जाएगी, मतलब दोनों में से कुछ होगा जरूर। इन शॉर्ट वर्कर को डरने की जरूरत नहीं है। समझ गए फ्रेंड्स? तो ये अभी हमने जो ए टू डी क्लॉज समझे ना, ये थे फैक्ट्री से रिलेटेड। अब हम समझेंगे माइंस के केस को। तो फ्रेंड्स, माइंस के केस की अगर बात करें तो इसमें क्लॉज ए बोलता है कि अगर मान लीजिए जो माइंस हैं, ठीक है,
माइंड में कोई भी अनसेफ प्रैक्टिस या कुछ भी डेंजर, कुछ भी इनसिक्योरिटी टाइप अगर लगता है, यहाँ पर इंस्पेक्टर पता क्या करेगा, यहाँ इंस्पेक्टर नोटिस दे देगा कि इस जो भी ये है ना हरकत, इसको सुधार लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए इंस्पेक्टर को लगता है ये माइन की रूफ तो बड़ी वीक है, ये तो कभी भी गिर सकती है, अगर रूफ गिर जाए तो वर्कर्स को तो नो डाउट यार उनके चोट लगने का, इंजरी होने के बहुत चांसेस है। ऐसे केस में क्या होगा, अब जो इंस्पेक्टर है वो नोटिस देगा कि आपके माइंस की जो रूफ है ना वो बहुत वीक है, ये कभी भी गिर सकती है। तो हम आपको क्या है 7 डेज का टाइम दे रहे हैं, 7 डेज के विधि ना कहते इसको रिपेयर कर लीजिए। तो क्या समझे आप क्लॉज ए में? यस, बिल्कुल यही कि यहाँ पर इंस्पेक्टर को अगर माइंस में कुछ भी अनसेफ प्रैक्टिस लगती है, कोई भी डेंजर लगता है, तो वो उसके रिलेटेड नोटिस दे सकता है कि ये एक पर्टिकुलर हमको डेंजर ऐसा लग रहा है कि है, ऐसा अनसेफ प्रैक्टिस लग रही है, प्लीज इसको इतने दिन के अंदर अंदर रिपेयर कर लीजिए। क्लॉज ए के यहाँ पे क्लॉज बी क्या बोलता है, देखो इंस्पेक्टर कहता, मैंने आपको बोला था कि रूफ आप 7 डेज के विद इन ठीक करवा लीजिए, रिपेयर करवा लीजिए, लेकिन एम्प्लॉयर ने इस बात को इग्नोर करा, कहता कुछ नहीं होता, कर लेंगे, अच्छा ठीक है कर लेंगे। मतलब कि इंस्पेक्टर ने 7 डेज का टाइम दिया था, बट एम्प्लॉयर ने तो विद इन 7 डेज उस चीज को रिपेयर करा ही नहीं। अब आपको क्या लगता है ऐसे केस में इंस्पेक्टर क्या कर सकता है? फ्रेंड्स, यहाँ पर इंस्पेक्टर ना जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं बोल सकता है चलिए बेटा बाहर जाइए, कोई जरूरत नहीं है काम करने की जब तक कि ये जो एम्प्लॉयर है इस रूफ को ठीक नहीं करवा देता है। तो समझे आप, यहाँ पर अब इंस्पेक्टर के पास ये पावर है कि अगर आपको क्लॉज ए के तहत कोई नोटिस दिया गया था, आपको एक बात बोली गई थी कि इतने दिन के अंदर अंदर इस चीज को रिपेयर कर लीजिए, एंड आप अगर वो बात नहीं मानते हो, एम्प्लॉयर्स नहीं ठीक करवा के देता है, तो क्लॉज बी बोलता है कि फिर यहाँ पे इंस्पेक्टर काम रुकवा सकता है जब तक के लिए एम्प्लॉयर क्या है उस चीज को ठीक नहीं कर देता है। सेम बात यहाँ भी लागू होगी कि फिर मिनिमम वर्कर्स अलाउड, मिनिमम लोग अलाउड होंगे का मतलब आप समझ चुके हो ना, हाँ, कि सिर्फ फिर उतने ही लोग उस जगह पे अलाउड होंगे जिन्होंने उस चीज को रिपेयर करना है। उसके अलावा बाकी सबको इंस्पेक्टर बोल देगा कि अभी आप यहाँ पे काम नहीं करोगे जब तक ये प्रॉपरली चीज रिपेयर नहीं हो जाती है। समझ गए? सी बात करता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर कई बार पता क्या होता है, इंस्पेक्टर जो है ना वो पूरे माइंड का काम नहीं रोकता, पूरे माइंड का काम नहीं रोक रहा, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक जो डेंजरस एक्टिविटी उसको लग रही है, उसको लग रहा है कि ये जो एक्टिविटी हो रही है ना इससे क्लैप्स हो सकता है, फायर लग सकती है या फिर फ्लडिंग का रिस्क है, तो वो उस एक स्पेसिफिक डेंजरस एक्टिविटी को बैन कर सकता है इंस्पेक्टर। एग्जाम्पल मान करके चलिए, इंस्पेक्टर जो है मान के चलिए ये एक माइन है और इसमें काम चल रहा है, यहाँ पर इंस्पेक्टर को लग रहा है कि इतने एरिया में डीप ब्लास्टिंग हो रही है। इंस्पेक्टर कहता है यार ये डीप ब्लास्टिंग से तो आग लग सकती है, देखो काम तो माइन में और भी चल रहा है। इंस्पेक्टर बाकी काम को नहीं रोक रहा, वो सिर्फ एक उसने इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को बैन कर दिया, रोक लगा दी कि आप डीप ब्लास्टिंग नहीं करोगे बिकॉज इससे आग लगने के चांसेस है। समझ गए आप क्लॉज सी क्या कहता है कि इंस्पेक्टर पूरे माइन का काम ना रोक करके सिर्फ उस एक्टिविटी को, उस काम को रोकता है जिससे कोलैप्स हो जाने का, आग लग जाने का या फ्लडिंग वगैरह का रिस्क अराइज हो रहा हो, तो बस वो उसी पर्टिकुलर काम को रोक सकता है, पूरे के पूरे माइन के काम को नहीं। क्लियर? अब हम क्लॉज डी समझेंगे। फ्रेंड्स, क्लॉज ए में हमने क्या समझा था कि इंस्पेक्टर को लग रहा था कि रूफ वीक है, ये कभी भी गिर सकती है, कभी भी गिर सकती है। तो क्या ये इमीडिएट होने वाला कोई डेंजर है? नहीं, यहाँ पे तो है कि चलो रूफ वीक पड़ गई है, कभी गिर सकती है, बस। तो उसने नोटिस दे दिया था कि 7 डेज में इसको रिपेयर कर लो, क्योंकि कभी भी ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये तो बात होगी कि जहां पे प्रोबेबिलिटी है कि हाँ हो सकता है कि वीक पड़ गई रूफ तो गिर सकती है, किसी को चोट लग सकती है, राइट? तो वहां पे इंस्पेक्टर नोटिस दे रहा है। क्लोज से डी बोलता है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे तुरंत इमीडिएटली डेंजर अराइज हो सकता है। जैसे मान लो इंस्पेक्टर को लग गया पता है कि गैस एक्सप्लोजन हो रही है। अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि गैस एक्सप्लोजन आज हो रही है और वर्कर्स को उसका नुकसान हफ्ते बाद होगा, नहीं, वो तो तुरंत उनके लिए डेंजर अराइज हो जाएगा ना। तो जहां पर इमीडिएट डेंजर का केस बन जाए ना,
वहां पर फिर इंस्पेक्टर माइंस के केस में पहले नोटिस नहीं देता, वो वहां पे वेट नहीं करता, वो तुरंत डायरेक्टली एक्शन ले लेता है कि चलो फटाफट से काम रोको एंड वर्कर्स को बाहर निकालो, क्योंकि उनको उनकी सेफ्टी बहुत जरूरी है इस वक्त। समझ गए क्लॉज ए एंड डी का डिफरेंस? तो डी में जो यहाँ पे डेंजर फटाफट से मतलब इमीडिएट डेंजर के केसेस बन गए हैं, तो वहां पे फिर वो पहले नोटिस नहीं देता, वो सीधा कहता फटाफट से बाहर भागो। समझ गए? अब यहाँ पर हम क्लॉज ई की बात करेंगे। ई पर वर्कर्स पूछते हैं एक बात तो बताओ यार, माइंस का तुम लोग काम रोक रहे हो, हमारा तो नहीं नुकसान हो जाएगा कहते। तो यहाँ पर भी जैसे फैक्ट्री वाले वर्कर्स को बताया गया था ना, ऐसे यहाँ पर क्लॉज ई भी माइंस के वर्कर्स को भी बोलता है कि अगर किसी भी वजह से काम रोक दिया जाता है तो ऐसे केस में उनको उनकी वेजेस पूरी मिलेंगी, या तो वेजेस मिल जाएंगी या फिर कोई और अल्टरनेटिव जॉब मिल जाएगी, लेकिन उनके पैसे कहीं जाएंगे नहीं। समझ गए? ये भी बस एफ की बात करते हैं। एफ से फालतू एकदम बेकार लग रहा है क्या? एम्प्लॉयर को इंस्पेक्टर का दिया गया ऑर्डर या फिर क्लॉज ए के तहत दिया गया नोटिस। तो अगर क्लॉज एफ कहता है कि एम्प्लॉयर को इंस्पेक्टर का दिया गया नोटिस या फिर ऑर्डर एकदम फालतू लग रहा है कि कोई जरूरत नहीं है इस ऑर्डर की या नोटिस की, ऐसे केस में क्या इंस्पेक्टर के ऑर्डर के या नोटिस के अगेंस्ट कहते जो एम्प्लॉयर होता है वो कोई एक्शन ले सकता है? यस, वो अपील कर सकता है। किसके पास? देखो फ्रेंड्स, जब हमने फैक्ट्री वाले केस की बात करी थी वहां हमने समझा था कि एम्प्लॉयर इंस्पेक्टर के ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन जब मैं बात करूंगी माइंस की, ध्यान से याद रखना यहाँ पर, जब मैं माइंस की बात कर रही हूँ, ऐसे केस में जो एम्प्लॉयर है वो इंस्पेक्टर के नोटिस या ऑर्डर के अगेंस्ट चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के पास अपील करेगा 10 दिन के अंदर। समझ गए फ्रेंड्स? बताओ जल्दी से, एम्प्लॉयर इंस्पेक्टर के ऑर्डर या नोटिस के अगेंस्ट किसके पास अपील करेगा? यस, चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के पास। अब चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर क्या करेगा? या तो फ्रेंड्स वो इंस्पेक्टर के ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगा, बोलेगा कि बिल्कुल ठीक ऑर्डर दिया है, या वो थोड़ा मॉडिफाई कर देगा। मॉडिफाई कैसे? हो सकता है इंस्पेक्टर ने ऑर्डर दिया था पूरी माइन को बंद करने का, लेकिन चीफ इंस्पेक्टर बोल सकता है कि अरे पूरी माइन की जरूरत नहीं है, बस इतने एरिया को काम बंद कर दो। इस तरह से वो मॉडिफाई कर सकता है, या फिर वो उसके ऑर्डर को रिजेक्ट कर सकता है। कह सकता है चीफ इंस्पेक्टर कि हाँ जी इंस्पेक्टर जी, आपने ऑर्डर गलत दिया था। तो इस तरह से होगा। ये भी क्लियर? अब ना हम क्लॉज जी समझेंगे। जी से कहते हैं गुप्त मत रखो, सीक्रेटली मत रखो अपनी बात को। किसको बोला जा रहा है? ये बोला जा रहा है इंस्पेक्टर को। कहते आपने जो भी ऑर्डर दिया था या जो भी नोटिस दिया था, प्लीज उसे जरा गुप्त मत रखिए, उसकी एक रिपोर्ट बनाइए एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजिए, सो दैट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी तो पता चले कि माइंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं या उसके क्या इसके लिए एक्शन लिए जा रहे हैं। समझ गए? तो याद रह जाएगा ऐसे क्लॉज जी आपको। समझ गए ना अच्छे से? गुड। अब हम बात करेंगे क्लॉज एच की। एच से एम्प्लॉयर बोलता है हद है यार, हद है यार। वो ऐसा क्यों बोल रहा है? एम्प्लॉयर हद है यार यहाँ पर इसीलिए बोल रहा है, कहता पहले तो मुझे इंस्पेक्टर का ऑर्डर सही नहीं लगा, मैंने अपील करी चीफ इंस्पेक्टर के पास, यार उसका भी सही नहीं लगा ऑर्डर, तो इसलिए एम्प्लॉयर बोल रहा है हद है यार, कोई तो सही डिसीजन लो। तो ऐसे केस में कहते अगर एम्प्लॉयर को इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर के, अब समझते हो ना, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर या चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के कोई भी ऑर्डर या नोटिस उसको सही नहीं लगता है, यहाँ पर कहते एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट को 20 डेज के अंदर अंदर अपना ऑब्जेक्शन दे सकता है। तो याद रह जाएगा, ये भी छोटे छोटे निमोनिक में सामने इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको एग्जाम में भूल ना जाए कि कौन से क्लॉज में क्या बात करी गई थी। सो आई होप निमोनिक्स आपकी हेल्प कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है, बात करेंगे क्लॉज आई की। आई क्लॉज में पता क्या हो रहा है फ्रेंड्स? देखो, हमने क्लॉज एच में समझा कि जो एम्प्लॉयर होता है वो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर या चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, इनके जो भी ऑर्डर्स या नोटिस हैं उनके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज सकता है। लेकिन यार ऐसा तो नहीं है ना अब कि आज हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑब्जेक्शन भेजा तो तुरंत ही उसका मतलब डिसीजन आ जाएगा गवर्नमेंट का, ऐसा तो नहीं होगा। तो जब तक
सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल नहीं आ जाता तब तक के लिए कहते जो भी इंस्पेक्टर या फिर चीफ इंस्पेक्टर का ऑर्डर था ना वो मानना ही पड़ेगा एम्प्लॉयर को। एग्जाम्पल मान करके चलिए, मैं एम्प्लॉयर हूं, आप लोग कौन हो फ्रेंड्स? आप लोग हो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। पिंकू कौन है? पिंकू है मान लीजिए इंस्पेक्टर, ठीक। अच्छा, अब मान लो मुझे इंस्पेक्टर पिंकू ने, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर मतलब कि पिंकू ने बोला था, मैं एम्प्लॉयर हूं ना, मेरे को बोला कि आप अपनी माइक बंद कर दीजिए क्योंकि आपकी माइंड में इस वक्त डेंजर है। मेरे को पिंकू का ऑर्डर सही नहीं लगा तो मैंने आप लोगों को जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है आपको ऑब्जेक्शन भेज दिया, लेकिन अभी तक आपका डिसीजन आया नहीं है। तो अब क्या होगा? हाँ, अब जब तक आप लोगों का डिसीजन नहीं आ जाता ना, मुझ एम्प्लॉयर को पिंकू इंस्पेक्टर का ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है, अगर मान लो मैं जो एम्प्लॉयर हूं मैं आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर दूं कि प्लीज प्लीज मुझे नहीं मानना है पिंकू का ऑर्डर, तो आप यहाँ पर मुझे ये बोल सकते हो कि चल ठीक है तो मत मान उसका ऑर्डर। हाँ, लेकिन मैं तभी यहाँ पर पिंकू के ऑर्डर मानने से बच सकती हूँ अगर मेरी रिक्वेस्ट करने पर आप मेरी इस हाँ में हाँ मिला दो कि ठीक है तो मत मान ऑर्डर। अगर आप मुझे ऐसा नहीं मेरी हाँ में मतलब हाँ मिला रहे हो तब तो फिर ऑर्डर पिंकू का मानना ही पड़ेगा जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है। आई होप ये क्लॉज भी क्लियर। अब हम क्लॉज जे की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कि आपको याद है मैंने आपको क्या बताया था? आज की वीडियो की हमने शुरुआत ही किस चीज से करी थी? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से, कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है माइंस के रिलेटेड वो क्या है? हाँ जी, वो एक्शन ले सकता है, बिल्कुल कैसे? इंस्पेक्टर की तरह ही। जानते हो ना ये बात? हाँ। अब क्लॉज जे, जे से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इंस्पेक्टर को बोलता है, जानता है क्या तू, ये पावर मेरे पास भी है कि अगर किसी माइन में कोई डेंजर है या रिस्क है तो कहते तेरे ही जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बोलता है कि मैं भी माइन में काम रोक सकता हूँ। समझ गए? यहाँ पर एक बात याद रखना फ्रेंड्स, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और इंस्पेक्टर दोनों अपना इंडिपेंडेंटली अपनी पावर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। बस यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऐसा समझ लीजिए जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसको बोल रहा है इंस्पेक्टर को, ए जानता है क्या तू, मेरे पास भी तेरी तरह पावर्स है। सीआरपीसी 144 के तहत कहता है मेरे पास भी पावर है कि अगर माइंस में कुछ भी रिस्क होता है, कुछ भी डेंजर होता है तो एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी अपने डिस्ट्रिक्ट के अपने एरिया की माइन में क्या है, काम को रोक लगा सकता है जब तक के लिए वो चीजें रिपेयर नहीं हो जाती, ठीक नहीं हो जाती है। तो क्लॉज जे भी क्लियर। हम क्लॉज के की बात करेंगे। के से यहाँ पर चीफ इंस्पेक्टर बोलते हैं, क्या रे तुम लोगों से रूल्स फॉलो नहीं होते हैं? तो मतलब कि क्लॉज के यहाँ पे बात करता है कि अगर माइंस में रूल्स तोड़े गए, मतलब जो भी सेफ्टी रूल्स बना रखे हैं ना, अगर कहते हैं वो ब्रीच किए जाते हैं, ऐसे केस में चीफ इंस्पेक्टर बोल सकता है, मतलब नोटिस ही देगा वो तो, कि इतने दिन के अंदर अंदर ना रूल फॉलो हो जाना चाहिए। मान लीजिए माइंस में वर्कर्स को हेलमेट देना जरूरी है, लेकिन उन्होंने हेलमेट नहीं दिए हैं वर्कर्स के सेफ्टी के लिए, तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे सेफ्टी रूल टूटा? यस। तो ऐसे केस में चीफ इंस्पेक्टर क्या कर सकते हैं, क्या रे कहाँ है वर्कर्स के हेलमेट? तो क्लॉज के से कि क्या है, रूल्स नहीं फॉलो कर रहे आप लोग, मैं आपको 5 दिन का टाइम दे रहा हूँ, कहता है यहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर, जल्दी से रूल को फॉलो करो, जल्दी से वर्कर्स को हेलमेट प्रोवाइड करो। तो क्लोज के में मेनली फ्रेंड्स यहाँ पे यही बात है कि अगर कोई भी सेफ्टी रूल माइंड में तोड़ा जाता है तो यहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर बोल सकता है कि इतने दिन के विदिन ये रूल फॉलो हो जाना चाहिए। समझ गए? अब हम क्लॉज एल की बात करेंगे। एल से यहाँ पे बोल रहा है चीफ इंस्पेक्टर, लानत है एम्प्लॉयर तेरे ऊपर। तो एल से लानत है तेरे ऊपर कहता कि क्लोज के तहत मैंने तुझे बोला था कि ये सेफ्टी रूल इतने दिन के अंदर अंदर फॉलो हो जाना चाहिए, बट लक लानता कि तुमने क्या है ये ऑर्डर अभी तक फॉलो नहीं करा है। तो यहाँ चीफ इंस्पेक्टर अब एम्प्लॉयर को बोलेगा, देख अब मेरा जलवा। यहाँ पे क्या करेगा फ्रेंड्स अब चीफ इंस्पेक्टर? यस, चीफ इंस्पेक्टर यहाँ पे अब काम ही बंद करवा देगा। वो बोलेगा वर्कर्स आपको काम करने की जरूरत ही नहीं है जब तक कि आपके सेफ्टी के लिए आपका एम्प्लॉयर आपको हेलमेट्स प्रोवाइड नहीं कर देता। तो सिंपली बोलूं क्लॉज एल, तो यहाँ पर अगर क्लॉज के तहत
चीफ इंस्पेक्टर का ऑर्डर एम्प्लॉयर नहीं मानता है तो चीफ इंस्पेक्टर फिर यहाँ पर काम बंद करवा सकता है जब तक के लिए वो रूल फॉलो नहीं हो जाता है। तो जब एम्प्लॉयर फॉलो करेगा ना रूल तभी वो काम अलाउड करेगा, अदरवाइज उतनी देर के लिए काम रोक देगा चीफ इंस्पेक्टर। क्लियर फ्रेंड्स? मैं यहाँ निमोनिक्स एक तो आपको मैंने बता दिया इसलिए यूज कर रही हूँ सो डैट आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो कि कौन से क्लॉज में क्या बात करी गई है। एंड मैं कोशिश भी ये कर रही हूँ कि आपको थोड़ा हंसाते हंसाते या थोड़ा अच्छे से ही ये क्लॉज से सारे समझाऊं ताकि आप बोर ना फील करो। ठीक है, मजा आ रहा है ना पढ़ने में? ठीक है, तो अगर मजा आ रहा है ना वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा है। क्लॉज एम की बात करते हैं। अब यहाँ पर वर्कर्स फिर चिंता में चले गए हैं। क्यों? क्योंकि वर्कर्स को लगता है कि माइन में काम रोक दिया गया है। काम क्यों रोका था क्लॉज एल में? हाँ वो हम समझ चुके हैं, जल्दी से बता दो। यस, काम इसलिए रोका था क्योंकि क्लॉज के तहत हाँ जी चीफ इंस्पेक्टर का ऑर्डर जो था सेफ्टी रूल फॉलो करने का वो एम्प्लॉयर ने नहीं माना था, तो इसीलिए फिर क्लॉज एल में क्या हुआ, चीफ इंस्पेक्टर ने काम बंद करवा दिया। तो क्लॉज एम में क्या हो रहा है, वर्कर्स को टेंशन पड़ गई है कि अब हमारा क्या होगा, काम तो रोक गया है। तो एम क्लॉज बोलता है चिंता मत करिए, आपको आपकी वेजेस पूरी मिल जाएगी, या तो वेजेस मिल जाएंगी या उसके बदले में और कोई अल्टरनेटिव जॉब मिल जाएगी, बट घबराइए मत, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। समझ गए? एंड में भी फ्रेंड्स अब ऐसा ही है जैसा हमने पहले भी समझा था कि वही बात यहाँ पे भी क्लॉज एंड में भी रिपीट होती है कि जो एम्प्लॉयर होता है ना वो चीफ इंस्पेक्टर के ऑर्डर के अगेंस्ट क्या है गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेज सकता है, मतलब अपना ऑब्जेक्शन भेज सकता है, और फिर जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता लेकिन तब तक उसको ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्लॉज एंड में वही बात रिपीट हो रही है। समझ गए ना? ये तो अब अच्छे से ऑलरेडी पहले क्लॉज ओ कहता है, ओ चीफ इंस्पेक्टर कहता है यार मैंने पहले गलत ऑर्डर दे दिया। वो क्या कह रहा, ओ गलत ऑर्डर दे दिया यार, मतलब कि क्लॉज ए यहाँ पे ये बोलता है कि जो चीफ इंस्पेक्टर है ना फ्रेंड्स वो अपने ऑर्डर को रिवर्स कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पहले एकदम से ना घबराहट में चीफ इंस्पेक्टर ने बोल दिया पूरी माइन बंद कर दो, पूरी माइन का काम बंद कर दो। बाद में जब वो तसल्ली से बैठा फिर उसको ध्यान में आया यार पूरी माइन बंद कराने की जरूरत तो थी भी नहीं, एक पर्टिकुलर सेक्शन का काम रोकना जरूर इनफ था बस। तो यहाँ पे क्या होगा अब, हाँ अब चीफ इंस्पेक्टर अपने दिए गए ऑर्डर को ही मॉडिफाई कर सकता है कि सुनो पूरी की पूरी माइन बंद करो, बस इसे एक पर्टिकुलर सेक्शन के काम को बंद करो। तो इस तरह से ओ क्या बोलता है क्लॉज, हाँ ओ मैंने तो गलत खाई में ऑर्डर दे दिया, तो यहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर बोल सकता है कि मैं ऑर्डर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, तो अब वो जो भी ऑर्डर चेंज करेगा फिर उस हिसाब से माना जाएगा। तो मतलब मेनली ओ क्लॉज यही बताता है कि चीफ इंस्पेक्टर के पास खुद अपने ही दिए गए ऑर्डर को चेंज करने की पावर है। समझ गए? पी की बात करते हैं फ्रेंड्स। अब क्लॉज पी यहाँ पे बोलता है कि ना अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो नेचुरल जस्टिस होगा, मतलब कि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे ना, जो भी फाइनल डिसीजन लिया जाता है वो एम्प्लॉयर की मतलब उसको भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है, उसकी भी बात सुनी जाती है। जैसे अगर मान लो चीफ इंस्पेक्टर बोलता है कि पूरे की पूरी माइन बंद कर दो, तो कोई भी ऑर्डर दे रहा है तो पहले एम्प्लॉयर को भी बोलने का मौका दिया जाता है। एम्प्लॉयर को अगर लगता है कि नहीं पूरी माइन बंद करने की क्या जरूरत है, इतना तो है भी नहीं कोई डेंजर, तो मतलब एम्प्लॉयर जो भी कहना चाहता है उस ऑर्डर के मतलब फाइनल ऑर्डर के पहले अपनी बात जो भी बोलना चाहता है उसको बोलने का मौका दिया जाएगा। तो क्लॉज पी बस इतना ही बोलता है। ठीक है, सो माइंस का पूरा केस भी अच्छे से समझ में आ गया, गुड। लेकिन इसी के साथ एक बार फिर से याद करा दूं आपको कि अगर आपको सारे के सारे लेबर लॉज के 100 एमसीक्यूज के पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप गिवन नंबर पे मैसेज करके अपने एमसीक्यू पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम थर्ड केस समझेंगे, डॉक, DOCK। ये क्या होता है? ये एक पोर्ट होता है यार, आप लोग जानते होंगे जहाँ पे शिप आती है और जो सामान होता है उसको लोड अनलोड किया जाता है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है ना, उस जगह को यहाँ पे हम डॉक बोलते हैं। समझ गए? अच्छा एक बात हो रही है, अभी तक ना सबसेक्शन 1 ही चल रहा है। ठीक है, सबसेक्शन 1 में ये था एक फैक्ट्री का केस, एक माइंस का केस जो हमने ऑलरेडी समझ लिया है। अब हम थर्ड डॉक का केस समझेंगे। लेकिन अब यहाँ पर भी क्लॉज ए क्या बोलता है, अगर मान लो वो जो पोर्ट एरिया है जो डॉक है ना, यहाँ पर भी कोई डेंजर है, इधर भी फ्रेंड्स जो इंस्पेक्टर है ना वो इधर भी काम बंद करवा सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो उसको लगता है कि क्या बोलूं, हाँ उसको लगता है कि कंटेनर्स गिरने का रिस्क है,
क्या लग रहा है उसको कि कंटेनर्स गिरने का रिस्क है, उसको मतलब इस तरह का कुछ भी रिस्क अगर दिखाई देता है, लगता है कि है डॉग में, जिसकी वजह से सेफ्टी हेल्थ ये सब मतलब डेंजर में आ गए हैं, रिस्क पे आ गए हैं, तो वो इधर भी काम रुकवा सकता है कि रोक दीजिए काम। समझ गए। क्लॉज से बी समझते हैं। क्लॉज बी फ्रेंड्स बोलता है कि जो भी इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्शन वगैरह करी, ठीक है, उसने मतलब जो भी ऑर्डर वगैरह दिया उसकी एक रिपोर्ट बनाता है और चीफ इंस्पेक्टर का फैसिलिटेटर को देता है। क्लॉज बी सिंपल था। क्लॉज सी समझना। क्लॉज सी बात करता है अपील के रिलेटेड। अब यहाँ पर बोर्ड एरिया में भी तो ऐसा हो सकता है ना कि किसी को इंस्पेक्टर का दिया गया जो ऑर्डर है वो सही नहीं लगा, तो ऐसे केस में अब देखना, अगर इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर का ऑर्डर सही नहीं लगा तो अपील की जाएगी चीफ इंस्पेक्टर के पास। मतलब इंस्पेक्टर के ऑर्डर के अगेंस्ट बताओ मुझे किसको अपील करी जाएगी? हाँ जी, चीफ इंस्पेक्टर को। अगर चीफ इंस्पेक्टर का ऑर्डर सही नहीं लगा तो यस, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजी मतलब अपील की जाती है। अगेन आई रिपीट, इंस्पेक्टर का ऑर्डर सही नहीं लगा तो किसको अपील की जा रही है? यस, चीफ इंस्पेक्टर को। अगर चीफ इंस्पेक्टर का ऑर्डर सही नहीं लगा तो यस, गवर्नमेंट को फिर अपील की जाती है। एंड ये जो भी अपील होती है ना, ये 15 डेज के विद इन करनी होती है। एंड जो भी बंदा डिसीजन देगा, अब डिसीजन कौन देगा? अगर इंस्पेक्टर के अगेंस्ट ऑर्डर किया गया है तो हम जानते हैं कि चीफ इंस्पेक्टर डिसीजन देगा। अगर चीफ इंस्पेक्टर के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करी गई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन देगी। तो जो भी वो डिसीजन देने वाली पार्टी है ना, वो कहते हैं 60 दिन के अंदर अंदर अपना डिसीजन देगी। तीनों ये भी क्लॉज आपको क्लियर हो गए? बोलो गुड। तो सबसेक्शन 1 क्लियर हो गया अच्छे से? गुड। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसेक्शन 2 की बात करेंगे हम बात करेंगे बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन साइट के रिलेटेड। अगर कहते हैं किसी बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन की वजह से वर्कर्स को रिस्क है या हो सकता है पब्लिक को रिस्क है। अब जो बिल्डिंग है यार, सड़क पर अगर वो गिर रही है तो सिर्फ वर्कर्स को रिस्क थोड़ी, आने जाने वाले लोगों को भी तो रिस्क है ना। तो इसीलिए बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन साइट के केस में अगर कहते हैं वर्कर्स को रिस्क लग रहा है या पब्लिक को रिस्क लग रहा है तो इधर भी इंस्पेक्टर या फिर चीफ इंस्पेक्टर, मतलब इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर एंड चीफ इंस्पेक्टर कम जो फैसिलिटेटर होते हैं ना, ये लोग रिटन नोटिस दे करके काम बंद करवा सकते हैं। बोलो इसका भी क्लॉज ए क्लियर? क्लॉज बी यहाँ पर भी यही है कि इंस्पेक्टर है, अगर मान लो उसने एक किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग का काम बंद करवाया तो मतलब उसने ये ऑर्डर दिया इंस्पेक्टर ने, है ना। तो क्लॉज बी बोलता है कि इंस्पेक्टर जो भी ऑर्डर देता है ना, उसकी अपने ऑर्डर की जो वो कॉपी है ना, वो कॉपी कहते हैं वो चीफ इंस्पेक्टर को भी भेजता है कि ये हमने ऑर्डर दिया है। क्लॉज बी समझ गए। हम यहाँ पे क्लॉज सी की बात करते हैं। क्लॉज सी कहता है कि जैसे एम्प्लॉयर को ऑर्डर मिला ना काम बंद करने का, तो उसको तुरंत काम बंद करना पड़ेगा। अब वो मैटर नहीं करता उसको ये ऑर्डर अच्छा लगा नहीं लगा, क्या बंद करने का ऑर्डर मिल गया तो डेट मींस काम रोकना पड़ेगा। बोलो ये तीनों क्लॉज आपको सेक्शन सबसेक्शन 2 के क्लियर हो गए ना अच्छे से? हम इसके सबसेक्शन 3 की बात करते हैं। देखो सबसेक्शन 2 में हमने ये तो समझ ही लिया है कि जो इंस्पेक्टर होता है वो किसी भी बिल्डिंग किसी भी कंस्ट्रक्शन को रुकवाने का ऑर्डर दे सकता है। लेकिन सबसेक्शन 3 पूछता है अगर वो ऑर्डर सही नहीं लगा तो फिर यहाँ पर भी वही पॉइंट रिपीट हो जाएगा। ये वाले केस में भी अगर इंस्पेक्टर का ऑर्डर सही नहीं लगा तो आप ही लोग मुझे बताओ किसको अपील कर सकते हैं 15 डेज के विद इन? यस, चीफ इंस्पेक्टर को। अगर चीफ इंस्पेक्टर का ऑर्डर अच्छा नहीं लगा तो कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे सुनो, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी होगी उसको अपील की जाएगी। डिसीजन बता दो, ये डिसीजन देने वाली पार्टीज कितने दिन में देंगी? यस, 60 डेज के विद इन। लेकिन जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक तब तक के लिए ऑर्डर जो भी दिया गया होता है वो एम्प्लॉयर को मानना ही पड़ता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, फाइनली सेक्शन 38 अच्छे से कवर भी हो गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया। निमोनिक्स काम आए ना? ठीक है, चलो फिर बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 39। फ्रेंड्स ये सेक्शन अब बहुत सिंपल है, ये बेसिक सी बात है, आप सब जानते हो। सब सेक्शन 1 कहता है यार इंस्पेक्टर हैं या चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है या आपके एस्टैब्लिशमेंट्स में या माइंस में इंस्पेक्शन करने आते हैं, तो नो डाउट इंस्पेक्शन कैसे होती है, ये लोग हमारे रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, रजिस्टर्स चेक करते हैं, एनुअल रिटर्न्स रिपोर्ट्स सब कुछ चेक किया जाता है ना। तो क्या मुझे बताओ जो बंदा इंस्पेक्शन करने आया है
उसके पास एक पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट की या माइंस की सारी के सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी आ गई। यस, अब यहाँ पर इन लोगों का क्या ही फर्ज बनता है, हाँ जी, कि ये लोग उस इंफॉर्मेशन को सीक्रेट ही रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि ये गलत होता है कि अगर आप इंस्पेक्शन करने आए हो, आपको कहते हैं अगर इंफॉर्मेशन पता चल गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उन बातों को बाहर भी बताते रहो। समझ गए सबसेक्शन 1। अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। लेकिन कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, वर्कर्स की सेफ्टी के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं। देखो सबसेक्शन 1 तो यूजली यही कहता है कि इंफॉर्मेशन बाहर नहीं बतानी होती है किसी को भी, लेकिन सबसेक्शन 2 कहते हैं अगर बात आ जाए वर्कर की सेफ्टी की, उसकी हेल्थ की, उसके वेलफेयर की, तब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इंफॉर्मेशन बतानी पड़ती है। अब वो कौन लोग हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो कोर्ट, अगर मान लीजिए कोई केस है वो कोर्ट में चल रहा है, अब जज तो मांगेगा ना इंफॉर्मेशन, तो अब ये तो नहीं बोलोगे कि हम आपको इंफॉर्मेशन तो दे नहीं सकते, वो तो कॉन्फिडेंशियल है भाई साहब, अगर आप ऐसा बोलोगे तो जज फिर केस का वो क्या कहते हैं सॉल्व कैसे करेगा उसको, है ना। तो इसलिए कोर्ट को तो बताना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखने का तो बोल ही नहीं सकते हो, तो यहाँ पर कोर्ट को बतानी पड़ेगी इंफॉर्मेशन। तो कोर्ट के अलावा भी और कौन कौन लोग होते हैं जिन्हें इंफॉर्मेशन बतानी पड़ जाती है फॉर द सेक ऑफ वर्कर्स हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी, कमेटी एंड बोर्ड। इस कोड के तहत भी अगर कोई कमेटी बनाई गई है, कोई बोर्ड बनाए गए हैं जो कि रूल्स तोड़ने वाले के मान लो सोल्यूशन के लिए बनाई गई है या इस कोड को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए बताई गई है, तो यहाँ पर भी अगर मामला वर्कर्स की सेफ्टी वगैरह का आ जाए तो इन्हें भी बतानी पड़ती है इंफॉर्मेशन। ऐसे ही जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं या कंसर्न एम्प्लॉयर्स होते हैं, कंपनसेशन कमिश्नर है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, मतलब अगर माइंस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो गवर्नमेंट स्पेसिफाइड अथॉरिटीज, मतलब वो अथॉरिटीज जिन्हें गवर्नमेंट ही अलो कर रही है। तो ये कुछ लोग कुछ इस तरह के होते हैं जिन्हें इंफॉर्मेशन बतानी पड़ती है, एंड क्यों बतानी पड़ती है वो आप अच्छे से समझ चुके हो। तो सबसेक्शन 2 क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 3 की। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स मैं एक एबीसी एस्टैब्लिशमेंट की वर्कर हूं एंड मैंने क्या करा है, आप इंस्पेक्टर हो एंड मैंने मतलब आप इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर हो एंड मैंने आपको कंप्लेंट करी है हमारी एस्टैब्लिशमेंट के रिलेटेड। हेलो इंस्पेक्टर साहब, आपको पता है हमारे जो एस्टैब्लिशमेंट है ना, यहाँ पे सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा, हम वर्कर्स की लाइफ रिस्क पर है, एम्प्लॉयर्स को ना बस अपने काम से मतलब है, हमारी सेफ्टी से कोई लेना देना नहीं है। आपने पूछा आप कौन, मैंने कहा मैं प्रतिभा, वहां की वर्कर। आपने कहा ठीक है, चलो मैंने कंप्लेंट कर दी। आप इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर हो, आप लोग आ गए हो एबीसी एस्टैब्लिशमेंट में अब इंस्पेक्शन करने के लिए। पिंको एम्प्लॉयर है, क्या मुझे बताइए वो आपसे पूछेगा, बताइए तो सही आपको कंप्लेंट किसने करी है हमारे एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट, नो डाउट वो पूछेगा। अब आपको क्या लगता है, आपको बताना चाहिए कि एक प्रतिभा नाम की वर्कर है जो कि आपकी एस्टैब्लिशमेंट में काम करती है, उसने कंप्लेंट करी थी, किस तरीके से करी थी, फोन पे बात करी थी, ईमेल करा था, क्या करा था, आपको क्या लगता है आपको बताना चाहिए? नहीं। तो यहाँ पर सबसेक्शन 3 यही बोलता है फ्रेंड्स कि कंप्लेंट किसने करी थी, किस तरीके से करी थी, ये बात जो भी इंस्पेक्शन करने आता है वो सीक्रेट रखता है, ये बात तो किसी को भी नहीं बताई जाती, मतलब किसी को भी नहीं। केस पे चल पड़ा ना, नहीं बताना है कि किसने कंप्लेंट करी थी, समझ गए। यहाँ पर कोई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो आरटीआई एक्ट है ना 2005, वो भी ओवरराइड हो जाता है, मतलब कोई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का बेनिफिट लेकर भी आपसे नहीं पूछ सकता कि इस एक्ट के तहत बताइए किसने कंप्लेंट करी थी, आप नहीं बताओगे, दैट मीन्स नहीं बताओगे कि कंप्लेंट मैंने ही करी है। समझ गए सबसेक्शन 3 भी। सो आई होप फ्रेंड्स ये सेक्शन सिंपल था, आपको इसके सारे सबसेक्शन क्लियर हो गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 40। फ्रेंड्स ये सेक्शन 40 यहाँ पर ये कहता है, मान लीजिए आप लोग इंस्पेक्टर हो या हो सकता है आप चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर हो, ठीक है, और मैं एक एस्टैब्लिशमेंट की एम्प्लॉयर हूँ। यहाँ पर मेरा एम्प्लॉयर, मेरा ये फर्ज बनता है कि जो भी इंस्पेक्शन करने आ रहा है
इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर हो सकता है, वो चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर हो सकता है, गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज कोई और पर्सन हो सकता है, जो भी इंस्पेक्शन करने आ रहा है। तो मैं एम्प्लॉयर हूँ तो मेरा फर्ज यहाँ पे ये बनता है, मेरी ड्यूटी मतलब ये बनती है कि मैं आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करूँ, सारे की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करूँ, मतलब जो भी आपको जरूरत है इंस्पेक्शन के टाइम पर। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरी बात यहाँ पर ये करी गई है कि आप लोग इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जो भी इंस्पेक्शन करने आ रहे हो, आप क्या ही कर सकते हो। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगी बिकॉज आप ऑलरेडी ये भी बेसिक बातें समझते हो कि आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है, बिना किसी रोक टोक के। आप इंस्पेक्शन करने आए हो तो इंस्पेक्शन करोगे, रिकॉर्ड्स भी चेक करोगे, मशीनरी को इक्विपमेंट चेक करना चाहते हो कर सकते हो, किसी इक्विपमेंट किसी भी चीज को सीज करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये वाले सारे पॉइंट्स ना जो इंस्पेक्टर इनकी पावर्स है आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में समझी है, इसलिए मैं अभी डिटेल में नहीं बता रही हूँ बिकॉज आप ऑलरेडी जानते हो कि आप लोग जब किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में आते हो इंस्पेक्शन के लिए तो क्या ही कर सकते हो। समझ गए? सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।